सोचा करिए ज्योमेट्री में कि अरे इतना सारा करा दिया, कैसे याद रखेंगे, कितना सारा हो गया, कैसे पढ़ेंगे। ये मत सोचिए आप, इसकी ज़रूरत आपको नहीं। इसको ना सोचने की ज़रूरत है, ना इतना गहराई से समझने की ज़रूरत है। बस पढ़ते चले जाइए। आपको भी पता है कंपटीशन बहुत टफ है। जब तक आप फास्ट नहीं बनेंगे, यानी फास्ट कब बनेंगे, जब सारी चीज़ें आप ना जान लें, तब तक बात नहीं बनेगी। कैसे जान लें, कैसे समझें, चीज़ों को समझिए। एक सवाल लेके आता हूँ जी। ये कोई ट्रायंगल है ABC, हम लिख दे रहा हूँ आपको। ट्रायंगल है जी ABC। में कह रहा है BD और CE मीडियन है। BD व CE आर मीडियन, मध्यिकाएं हैं। BD व CE दोनों मध्यिकाएं हैं। BD व CE दोनों मध्यिकाएं हैं। आप जानते हैं मध्यिकाएं क्या होती हैं, जो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को जाके मिलती है। सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलती है, वो मेरी मीडियन कहलाती है। ये BD है, ये CE। अनेकों अनेक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, अनेकों अनेक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं एक एक करके सारे सवाल आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जहां ये दोनों मीडियन आपस में टकरा रही है, उस पॉइंट का नाम O रख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल EOD टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC क्या होगा। छोटे छोटे कई सारे सवाल होंगे, यहीं सुलटा देंगे, करिए। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आपने ये एक ट्रायंगल बनाई। दूसरी चीज ये कि इस ट्रायंगल की ये दो मिड पॉइंट लिए, एक मिड पॉइंट ये लिया और एक मिड पॉइंट ये लिया। आप कहें जी मिड पॉइंट कैसे हुए। मिड पॉइंट इस वजह से हुए क्योंकि BD और CE दोनों मध्यिकाएं हैं। अगर मेरे बच्चों BD और CE दोनों मध्यिकाएं हुए तो मध्यिकाएं मीडियन होती क्या है। आप कहेंगे जी मीडियन होती है जो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिले, तो ये मीडियन हुई। और अगर मीडियन हुई तो ये मिड पॉइंट हुए दोनों, आए ना। और अगर ये मिड पॉइंट हुए तो बेटा मैं यहां से यहां अगर इस लाइन को मिला दूं, तो आप जानते हैं कि हमने ये थ्योरम 20 बार पढ़ी है कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे, किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, तो जो लाइन बनती है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी आधी भी होती है। यानी ये दोनों पैरेलल भी होनी और ये आधी भी होनी, यानी ये 2 है तो ये मेरे भाई 1। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो मुझे खुल के यहाँ तक बताइए। क्यों भाई ब्रजेश। अब एक बात आपने पहले भी मुझसे पढ़ी है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो इनसे जब भी ट्रायंगलें बनेंगी तो दोस्तों ध्यान रखना हमेशा सिमिलर होंगी। आप कहें क्यों सिमिलर होंगी। इसलिए क्योंकि दोनों पैरेलल लाइनें, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। पक्की बात है। अगर ऐसा है मेरे दोस्त, अगर मेरे भाई ऐसा है, तो कहानी ये है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल ने बनी है, ये और ये। कौन कौन सी, ये और ये। पक्की बात है।
अब इसका नाम बदलते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो हो रहा है ये चलो समझो भैया, क्या बताएं तुमको, कैसे बताएं क्या तुमको चाहे और बताना पाए। ये जो ओ है ये कोई पॉइंट है भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार ये दोनों ही ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली दोनों ही सिमिलर होनी। आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सिमिलर होनी क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच है। तो बेटा अगर ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो एक का वर्ग एक और दो का वर्ग चार, तो ये एरिया एक होगा तो ये एरिया चार होगा। यानी ईओडी का एरिया एक होगा तो बीओसी का एरिया चार होगा। किसी भाई को दिक्कत है? यानी इनका जो रेशियो होगा वो 1:4 पक्का। पहला सवाल एक बार समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जी, अब एक चीज और भी बताइए यार, यहाँ से एक सवाल और भी आपसे जानना चाह रहा हूँ। भाषा बदल रहा हूँ, यहाँ से सवाल चेंज करना है। तो ये तो आया 1:4। अब मेरा अगला सवाल है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा। कहेंगे देखिए सर अभी तो आपने ये बात पढ़ाई है। ग्रीन कलर नहीं दिख रहा, मैं चेंज कर देता हूँ। अभी आपने ये बात पढ़ाई है कि भैया ईओडी का एरिया अगर एक हुआ, यानी अगर इस वाली ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट है, इस वाली का एरिया अगर 1 यूनिट है, तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 4 यूनिट। हाँ है ना। और जहां ये दोनों मीडियन मिल रही है वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाते हैं, यानी ओ सेंट्रोइड है। और अगर ये सेंट्रोइड है तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाने वाली जो लाइनें होती हैं ये इस ट्रायंगल को तीन इक्वल एरिया में बांटती हैं, तीन इक्वल एरिया में बांटती हैं मित्र। मतलब ये एरिया अगर 4 है तो भैया ये एरिया भी 4 होगा, ये एरिया भी 4 होगा, यानी इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया होगा 4 4 8 और 4 12 होगा, 1:12 होगा। भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो बताए। 1:12 होगा, सही है जी। अब मैं अगला सवाल इसमें और पूछना चाहता हूँ आपसे। अगला सवाल ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी या डीओसी का, इनके एरिया का रेशियो बताइए। तो अब आप मुझे समझाएंगे, देखिए सर कहानी ये है, पूरी ट्रायंगल के एरिया आया 12। अगर इस पूरी ट्रायंगल के एरिया 12 है और अगर हम तीनों मीडियन खींच दें, अगर हम तीनों मध्यिकाएं खींच दें, यहाँ पे तीनों मीडियन खींच दें तो ये पूरे ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में बांटेगा। तो 12 को 6 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये हिस्सा आएगा 2, ये हिस्सा 2, ये हिस्सा 2, ये हिस्सा 2 2 2 2, ये पूरा एरिया आएगा 12। तो यानी ओ डी सी, ओ डी सी का एरिया कितना आएगा, तो आंसर होगा जी 1:2। ईओडी का एरिया 1 है तो ओडीसी का एरिया कितना आ रहा है, 2। बहुत सुंदर। अब आपसे अगला सवाल आपसे वो ये पूछ सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एईओडी, कि भैया एईओडी का बताओ। तो ये ए है बेटा, ये ई है, ये ओ है और ये डी है। यानी अगर मेरा पेन से समझ पाओ तो ए ई ओ डी, ए ई ओ डी, ए ई ओ डी।
ए ई ओ डी, 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 ए ई ए ए ई ओ डी। तो ए ई ओ डी चतुर्भुज बनी। तो ई ओ डी का एरिया अगर 1 है तो आप जानते हैं इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बना 4। इसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब मैं इसमें एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लास्ट सवाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ED का एरिया बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, आप ध्यान से देखें यहाँ, ध्यान से कैसे देखें, ये कलर अच्छा नहीं, ये कलर नहीं, ये कलर चाहिए। हाँ ये सर ये बताइए, ये पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना बना 4। इस पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल था 4, हाँ है ना। इस पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल था 4। अगर इस पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, रुक जा बेटा, हिलाना किसे चाह रहे हैं, कोई और रहा, हिलाना ही चाहते थे हम इसको। ये सिकम तैसी यार, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 4 है। अगर इस 4 में से मैं ये वाला एरिया हटा दूं, इससे ये वाला एरिया हटा दूं, तो आप जानते हैं ये वाला एरिया कितना था 1, EOD का एरिया 1 था। तो ये वाला एरिया था 1, तो ये पूरा एरिया 4 था, 4 में से ये एरिया 1 है, तो ये वाला एरिया कितना बना 3। तो ये एरिया बना 3, तो इसका रेशियो आया 1:3 का रेशियो आया भाई 1:3। भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। क्लियर हुए कि नहीं हुए? डी और CE मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में मीडियन दे रखी है, और दोनों मीडियन एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करती है। मीडियन माने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। कहता है जी इसको इससे मिलाया गया,
इसको भी उससे मिलाया गया है। कहता जी इसको इससे मिलाया गया। ये दोनों पे मिलते हैं, कोई पॉइंट एफ रख लेते हैं इस पॉइंट का नाम। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि ए एफ टू एफ ओ, शब्द ये क्या? ए एफ इज टू एफ ओ, देर आर मेनी मोर वेज टू टीच टू लर्न इट। साउंड गायब कहां से हो गई? बोलेंगे ढकनो तभी तो साउंड आएगी। हंसाना भी हमको नहीं। आइए जी, देखिए यार, मैं बहुत सारे तरीकों से समझाने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप समझने की प्रयास करें, कोशिश करें। तो बेटा इस बात को समझिए कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर मैं इसके किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो हम ये बात जानते हैं कि ये जो लाइन बनेगी ये इस लाइन के पैरेलल भी होगी और इसकी आधी भी होगी। आधी होगी मतलब इस साइड की लेंथ अगर 1 यूनिट होगी तो इस साइड की लेंथ 2 यूनिट आए ना। और हमने आपने सबने मिलकर ही पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी हर साइड का रेशियो सेम रहता है, उनके पेरीमीटर का रेशियो सेम रहता है, उनकी मीडियन की लेंथ का रेशियो सेम रहता है, एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो सेम रहता है, उनके एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का रेशियो भी सेम रहता है। हाँ है ना, ये सारे ही रेशियो मेरे बच्चे सेम रहते हैं। ठीक है, क्या नाम है, दीपाली शर्मा लाइव नहीं चल रही है सर। और बेटा क्या चल रही है? तेरा कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ है, और लाइव में तू क्या सोच रही है? तो देखिए यार, इसका मतलब इनकी हर एक साइड की लेंथ का रेशियो 1:2 होगा। तो अगर मेरे बच्चों मैं यहाँ से एक लाल रंग का एल्टीट्यूड अगर डाल दूँ, रंग का एल्टीट्यूड डाल दूँ या मीडियन ही खींच दूँ, तो इसको भैया तो मैं एक एल्टीट्यूड खींच दे रहा हूँ। तो ये बात तय हुई कि अगर इनकी साइडों का रेशियो 1:2 है तो ये जो मीडियन खींच रहे हैं इसका रेशियो भी मेरा 1:2 ही होगा। मैं जो दिल करे वो मान सकता हूँ यहाँ मीडियन की लेंथ। मैं चाहूँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक की मीडियन की लेंथ अगर 10 है तो ये पूरे मीडियन की लेंथ 20 होगी। जी भैया कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि छोटी ट्रायंगल की साइड की मीडियन की लेंथ 1 होगी तो बड़ी ट्रायंगल की साइड की मीडियन की लेंथ 2 होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तरीका भी बताया कि मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:2 में होगा, तो हर चीज़ की लेंथ 1:2 में। एक बात और बताइए क्या, कि अगर बेटा ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई ट्रायंगल है और इसमें मैंने ये मीडियन खींची, तो जहां तीनों मीडियन आपस में मिलती है वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है, ओ कहलाता है। और अगर इस पूरे मीडियन की लेंथ, बच्चे कह रहे हैं 10 और 20 ही क्यों माने आपने, आपका क्या दिल करता है वो बताओ, जो आप कहोगे मैं वो मान लूंगा। भाई मेरे, जो आपका दिल करता है मैं वो मान लूंगा, आप कुछ तो बोलो। अब मत मानो मेरी मानी हुई चीजों को, अब अपने विचार बताओ ना, कि आप इतनी लेंथ को क्या मानना चाह रहे हैं और इतनी लेंथ को क्या मानना चाह रहे हैं, मैं वो मान लूंगा। बताइए, जो तुम्हारा दिल करे। दो मानना है 1-2 मान लो, 2-4 मानना है 2-4 मान लो, 3-6 मानना है 3-6 मान लो, कुछ तो मानो खसमो। यानी इसे मैं अगर 3 मान लूं तो इसे 6 मान लूंगा पूरी मीडियन की लेंथ को, कोई बुराई थोड़ी है इसमें, आए ना। यह प्रजापत कह रहा है कि 60,000 मान लो, हराम खोर, यही काम रह गया हमें। ये पूरी लेंथ है 6, और हम जानते हैं ओ सेंट्रोइड होगा क्योंकि मीडियन जहां मिल रही है, तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की 4 होगी, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी 2। अब आप एक चीज देखो कि जहां दोनों मीडियन टकरा रही होंगी वो पॉइंट ओ होगा, इसका मतलब यहां से ए से लेके ओ तक की ये लेंथ होगी भैया 4, तो ये लेंथ होगी कितनी 2। अब एक बात दिमाग दौड़ा के बताओ, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, आप कहोगे जी 3, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 4, तो ये लेंथ कितनी बनी, तो ये लेंथ बनी जी 1, ये लेंथ बनी 1, ये लेंथ बनी 1, ये लेंथ बनी भैया 1। इसका मतलब अगर इस पॉइंट का नाम मैंने एफ रखा है, तो ए एफ की लेंथ 3 है तो एफ ओ की लेंथ होगी 1, ए एफ की लेंथ 3 है तो एफ ओ की लेंथ होगी 1, तो इसका रेशियो आ गया 3:1। एक तो तरीका है ये। एक और भी तरीका है, क्या समझिएगा, थोड़ी देर पहले ही आपने काम किया था यहाँ, कि आपने एक ट्रायंगल बनाई थी। ट्रायंगल बनाते वक्त यू हैव प्रूव्ड इट, क्या फैक्टर है या पिछले वाले सवाल की याद दिलाता हूँ तुमको, ना भी हमको नहीं आता, ठिकाना भी हमको नहीं आता, ये तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से मेरे बच्चों, कि मैंने आपको ये प्रूफ करा दिया था, आपको ये प्रूफ करा दिया था कि भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी, अगर आपको याद है ये बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईओडी टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी का रेशियो क्या, पता है कि भूल गए, कि ईओडी का एरिया 1 होगा तो एईडी का एरिया होगा 3। आर्यन भैया सेम टू यू भाई, आए ना। एएफ मीडियन कैसे होगा, बताता हूं अभी, बताता हूं 2 सेकंड में जाओ। ये बताओ ये रेशियो आपको याद है कि नहीं, बाकी सारी चीजें बात, अगर आप इस रेशियो को पहचानते हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है, अगर आप इस रेशियो को जानते हैं तो। आप इस रेशियो को पहचानते हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है कि ईओडी का एरिया एईडी का एरिया 3:1 है। हाँ याद है, अभी पीछे ही कराया था। अगर याद है मेरे बच्चों तो ध्यान से देखना मेरी बात को, ये ना आना रात को, बात समझना सीधी सीधी, गहरी बात बता रहा हूं। यार बच्चे कुछ भी कमेंट लिख देते हैं जो उनका दिल करे, लेकिन वो समझने की कोशिश ही नहीं करते
ये समस्या टीचर की नहीं है, समस्या उनकी। समझना उन्हें है, टीचर ने नहीं। टीचर ने तो समझाना है। रुस्तम वर्मा भाई याद नहीं है तो मैंने दूसरा तरीका ही बताया, और तरीके बता दें, तुम घबरा क्यों रहे हो? अभी तो मैं जिंदा हूं, घबरा क्यों रहे भैया? ये बताओ क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो आंसर होगा जी नहीं, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आए ना? प्रैक्टिस मैथ प्रॉब्लम होता है जी, प्रैक्टिस करते करते ही चीजें सीखेंगे और प्रॉब्लम भी आती होंगी, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन समझिए, मैं नहीं कह रहा कि एओ मीडियन है, क्या है, मारो जो मर्जी है, मारो जो मर्जी है एओ, हम बात ही नहीं कर रहे इससे। मैंने ए को ओ से मिला दिया। बात बताना यार, देखिए ये बात है जो समझ पाए उनके लिए, हर एक की औकात नहीं समझने की, और हर एक को मैं समझा भी नहीं सकता। समझने की कोशिश करना। मैं आपको कितनी बड़ी चीज बताना चाह रहा हूं बेटा। ये ए है, ये ई है, ये डी है, ये ओ। बच्चे मैं इस लाइन को यहां से खींच दे। अब एक बात ध्यान देना मेरी बात, और ध्यान से सुनना। मुझे इस बात का पता है कि इन दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:1 है, 3:1 है। आपको याद होगा एक बात, मैंने एक बार एक रिजल्ट लिखवाया था कि अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुज किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड हो, या उन दोनों ही त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ हो, अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुज हैं और दोनों ही त्रिभुजों या ज्यादा त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उन पर डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात होता है। इफ टू और मोर ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस, then the ratio of area of these triangles is in the same ratio as the ratio of length of altitude that is drawn on this base। यानी इस आधार पे जो हम एल्टीट्यूड डालते हैं उनकी लेंथ का जो रेशियो होता है वही इनके एरिया का रेशियो होता है। तो आपने देखा कि यार इनके एरिया का रेशियो है 3:1। अगर मेरे भाई इनके एरिया का रेशियो 3:1 है, तो यानी यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल दूं इस पे सामने वाली साइड पे, और यहां से मैं सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाल दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो भी 3:1 होगा। ये थ्योरम हमने पढ़ी। अगर आप इतनी बात से वाकिफ हैं और इतनी बात की इज्जत करते हैं समझने में, तो मेरे भैया अगर मैं अब इस लाइन को इस लाइन से मिला दूं, है ना, इस लाइन को इस लाइन से मिला दूं, बात बताओ, बड़े गौर से समझिएगा, समझा नहीं पाऊंगा बाद में मैं। अगर आप समझना चाहें, बाकी कहानियां हटा देता हूं यहां से। तो भाई मेरे, ये ए से जो खींची गई है लाइन ए ओ, ये इसको एफ पे काट रही थी। मैं ये 100% कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आप कहें कैसे? तो देखिए यार, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है, ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो मेरे दोस्तों इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो गया कि दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर होगी। और अगर सिमिलर है तो हर एक साइड का रेशियो सेम होगा। अगर इन साइडों का रेशियो 1:3 है तो इन साइडों का रेशियो भी 1:3 होगा, यानी ओ एफ की लेंथ 1 होगी तो ए एफ की लेंथ 3 होगी। और यही आपसे पूछा था, ए एफ इज टू ओ एफ, है ना, ए एफ इज टू एफ ओ की लेंथ का रेशियो बताइए 3:1। जो समझ सकते हैं इस मेथड को वो बहुत गजब चीज समझ गए हैं और उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो नहीं समझ पाए उनको मैं दूसरे तरीके से वापसी रिपीट करा देता हूं उसी सवाल को। यहां पे देखिए बेटा, समझ गए? जो दूसरा तरीका होता है बड़ा गजब का है, बहुत सारी जगह आपको काम में आना है। देखिए यार, ये बताइए, तो ये तो मानना पड़ेगा कि यार ये मिड पॉइंट थे, ईओडी मिड पॉइंट थे। ईओडी मिड पॉइंट है तो ये लाइन पैरेलल है इसके,
और अगर मान लो मैं यहां से एक मीडियन खींचने लग रहा हूं, यहां से एक मीडियन खींचने लग रहा हूं, एक बच्चा कह रहा था कि ए एफ मीडियन क्यों होगी, इसलिए क्योंकि मैंने ए एफ को स्ट्रेट कहां तक खींचा है, ओ तक, और ओ क्या है, सेंट्रोइड, और वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाएंगे वो लाइन क्या कहलानी है, मीडियन ही तो कहलानी है, क्योंकि वर्टेक्स से सेंट्रोइड को होते हुए जो लाइन गुजरेगी वो मीडियन ही होगी मेरे भाई। कार्तिक पांडे थैंक यू है, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इस बात को समझो कि ये लाइन मीडियन ही है, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, हर एक साइड की लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो हर चीज की लेंथ का रेशियो 1:2 होना है, हर एक चीज की लेंथ का रेशियो 1:2 होना है, इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से समझा देता हूं। आप इसको कुछ भी लेंथ मान लें, मैंने मान लिया जी इसकी लेंथ है 5, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं, जो आपका दिल कर रहा है, मानना आपको है, समझना आपको है। मैं मान लेता हूं जी इस लेंथ को 1 मान लेता हूं, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 2। किसी भैया को दिक्कत है? बस अब इसमें होगा क्या कि हल्की सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। कैसे कि अगर ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, अब मुझे पता है कि ये यहां कोई पॉइंट है O, ये कोई पॉइंट है A, इस पॉइंट को A B C D E F G मान लेता हूं, तो AG एक मीडियन होगी, और AG अगर एक मीडियन है, AG अगर एक मीडियन है और O सेंट्रोइड है, और मैंने अगर AG की लेंथ को 2 माना है, तो 2 को मैं 2:1 में बांटूंगा, तो मैं 2 को 2:1 में बांटूंगा तो पॉइंटों में बढ़ जाएगा, इसलिए मुझे ये लेंथ ऐसी लेनी है कि 2 और 1 3, 3 का मल्टीपल बन जाए। इसलिए मैं क्या करता हूं, या तो इसे 3 ले लूं, या 6 ले लूं, या 9 ले लूं, या 12 ले लूं, या 15 ले लूं। इसलिए मैंने इसको क्या किया था, 6 ले लिया था पूरी को, और इसका आधा हो गया था, ये 3 ले लिया था। तो अगर मैं इसको 6 ले रहा हूं, तो 6 को 2:1 में बांटना आसान है। कैसे कि 2 और 1 3, 3 यूनिट 6, तो ये वैल्यू आएगी 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि एओ की लेंथ 4 आ जाएगी, यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 4 आ जाएगी, और यहां से यहां तक की लेंथ 2 आ जाएगी। अब हम पहले से ही जानते हैं कि यार ये पॉइंट एफ है, और ए से एफ की लेंथ 3 है, तो भाई अगर ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, तो 4 में से 3 हटा देंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी, 1। तो ए एफ इज टू एफ ओ की लेंथ 3:1 ही तो आई। इसमें कहां कोई बुराई वाली बात है जो आप गाली बक रहे हैं। एक बच्चा तो कोड वर्ड में गाली बकता है, समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसी और की नहीं तेरी है, गुनाह कर लिया तूने, ये सपना पाल के कि तुझे सिलेक्शन लेना है। कहेंगे कैसी बात कर रहा है। भाइयों इस बात को ध्यान रखो, अगर आप मीठा खाना चाहते हैं, पका पकाया खाना चाहते हैं, तो भैया या तो फिर तुम्हारी किस्मत ऐसी होती कि तुम राहुल गांधी की जैसी किस्मत लेके बैठते कि सोनिया गांधी के घर में पैदा होते, या रिलायंस विलायंस के घर में पैदा होते। अब तुम हो रखे हो भैया लोअर क्लास में, कि हम भी लोअर क्लास के ही हैं। हमारे पिताजी कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं, हैं, दिल्ली पुलिस में सिपाही थे भाई, सिपाही से भर्ती हुए थे, तो हम सारे लोअर क्लास के। तो हमें अगर मीठा खाना है, पका खाना है, तो हमें कोई पका पकाया नहीं देने वाला, हमें तो भैया खुद ही बनाना होगा, खुद ही पकाना होगा, खुद ही उसको मीठा करना होगा, फिर खाएं। हाँ है ना। तो इस बात में मतलब दिमाग अपना व्यर्थ में खराब मत करिए कि हमें चीजें मुश्किल लग रही हैं, या ऐसा है, या हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाई कोई और नहीं आपके लिए करने वाला, करना आपको ही है, समझना आपको ही है। मैं भी एक यूट्यूब पे देखने लग रहा था किसी का कि वो 8 इलेक्शन लड़ा बंदा, और 8 इलेक्शन हारा, लगातार 8 इलेक्शन लड़ा और 8 इलेक्शन हारा, चबा के 5-5 साल की बात कर रहा हूं, 40 साल तक लगातार चुनाव लड़ा, और ऐसा वैसा चुनाव नहीं, बाकायदा बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों से चुनाव लड़ा, और 8 बार लगातार हारा, यानी 40 साल तक लोकसभा का चुनाव हारा। सोचिए उस आदमी ने कितना पैसा कमाया होगा और कितना खराब किया होगा चुनाव में, क्योंकि फ्री में तो चुनाव लड़ा नहीं जाता भाई साहब। उसने हिम्मत नहीं हारी, और 9वीं बार 2014 में वो लोकसभा का चुनाव पहली बार जीत गया। ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने डेस्टिनेशन को पाने के लिए कितना जुनून लेके बैठे हैं। अगर हमें जुनून है ही नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी। जुनून तो पैदा करना पड़ेगा ना बेटा, जुनून कोई और पैदा थोड़ी करेगा, वो तो हमारा काम है। अगर मुझे अच्छा लगता है अच्छा शरीर बनाना, अच्छा लुक देखना, कि मेरा शरीर का लुक अच्छा हो, मुझे देखने में लोग पसंद करें, तो भैया उसके लिए मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी, है।
रहे हो ना बात को? कौन पढ़ाएगा, कौन मेहनत करेगा हमारे लिए? हमें मेहनत करनी भैया जी। ABCD एक रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ABCD एक रोम्बस है, समचतुर्भुज। आगे सवाल में कह रही है भैया, क्या कह रही है? पता नहीं मिल रहे यार जी। यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, यहां से इस सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाया है, से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, यानी वो ये कह रहा है कि भैया ये मिड पॉइंट है, इधर ये मिड पॉइंट है। रोम्बस है, समचतुर्भुज है, ये दोनों जो बिंदियां बिंदियां खींची ये मिड पॉइंट है। क्यों अजनीश सिंह जी? अब आगे कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? ये कह रहा है कि यहां से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाया भैया। कह रहा जी भैया यहां से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, यानी ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट, सारे मिड पॉइंट। अब सवाल है, ये सैडेड पोर्शन और अनसैडेड पोर्शन के एरिया का रेशियो बताइए। सैडेड पोर्शन टू अनसैडेड पोर्शन के एरिया का रेशियो बताइए, ये आपका प्रश्न। आप सवाल शुरू करिए। बहुत किया राजा भैया, हर चीज से किया है। कुमार कहें भैया रोम्बस नहीं कराए हैं, रोम्बस नहीं कराए, लेकिन रोम्बस होता क्या है उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिए थे, कि जिसकी चारों साइडें बराबर होती है और रोम्बस होता है। इसके अलावा और कुछ ज्ञान नहीं है इसमें, करना ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से है।
क्यों होगी वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई, अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। क्यों होगी वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मिड पॉइंट है, इस बात को आप समझिए। तो बेटा ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है मेरे बच्चों, तो एक बात बताओ, ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ अगर 1 है तो ये पूरी लेंथ कितनी है? 2। हाँ है ना, मानते हो? तो अगर इनकी साइड की लेंथ का रेशियो 1:2 है और ये पैरेलल है इसके, तो ये ट्रायंगल पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी इस वाले के जहाँ पेन चल रहा है। अगर सिमिलर होगी तो एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1, यानी इस ट्रायंगल का एरिया 1 होगा, तो 2 का वर्ग 4, इस पूरी का 4 होगा, ये 1, तो ये एरिया कितना बनाते हैं? सेम ऐसे ही बाबू, सेम ऐसे ही मेरे बाबू, अब यहाँ आ जाइए इस वाले में, जहाँ ये पेन चलता दिखाई दे रहा है। इस वाली में गौर से देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, आए ना? इस साइड की लेंथ 1 होगी, क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट था, तो ये पूरी साइड की लेंथ 2 होगी। तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 होगा, तो 2 का वर्ग 4, तो ये एरिया आएगा 3। इसी तरीके से भाई से करोगे ये एरिया 1, तो ये एरिया 3 आएगा। ऐसे ही करोगे ये एरिया 1, तो ये एरिया 3। किसी भैया को यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो खुल के बताए, नहीं हो तो बाहर में जाए। आइए, गहराई बात है, ध्यान से समझ। तो दोस्तों ये मिड पॉइंट था, हाँ है ना? आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि मैंने बताया था कि अगर इसके बीचों बीच में ऐसे लाइन खींच दूं तो ये बेसिकली इसको 2 इक्वल एरिया में बांट देगा, आया ना? 2 इक्वल एरिया में इसको बांट देगा अगर इसके बीचों बीच लाइन खींच दे। और इसमें भी अगर इसके बीचों बीच लाइन खींच दे तो ये इसे 2 इक्वल एरिया में बांट देगा। और अगर आप गौर से देखना चाहें, ये जो एरिया है ये आपको 1 दिखाई दे रहा होगा, एरिया 1 दिखाई दे रहा होगा, और ये एरिया मेरे भाई आपको 3 दिखाई दे। टोटल एरिया की बात करूं तो 1 और 3 4 और 1 5। ये एरिया दिखाई दे रहा है कितना? 1 3 4 और 1 5। ये एरिया दिखाई दे रहा है 1 3 4 और 1 5। एरिया कितना दिखाई दे रहा है? 5। अगर ये एरिया 5 है, ये एरिया 5 है, तो ये वाला एरिया भी कितना होगा? 5। बताया था भाई इक्वल एरिया। तो ये 5 है, ये 5 10, तो ये एरिया 10 है, तो ये एरिया भी क्या होगा? 10। यानी पूरी रोम्बस का एरिया 20 होगा, तो उसमें से पूरी रोम्बस का 20 है, तो उसमें साइडेड का 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 है। तो साइडेड 4 है 20 में से, तो 20 में से 4 हटा देंगे तो अनसाइडेड कितना बना? 16। रेशियो आया 1:4। एक बार इस बात को समझिए, फिर आगे बात करते हैं।
देखिए जी, कुछ बच्चों के डाउट है इसमें। भाई कह रहा है कि राहुल गोस्वामी, मेरा नाम राहुल गोस्वामी नहीं राहुल गांधी होना चाहिए। कह रहा जी 3 3 4 और 3 3 3 6 3 9 और 3 12 होना चाहिए अनसेटेड। हरामखोर, ये भी तो बचा रह गया, इसको कौन जोड़ेगा हैं? दूसरा पैरेलल कैसे हुआ, आंसर देता हूँ। एक बच्चे ने ये पूछा कि 2 क्यों माना साइड टू लेंथ, आप कुछ और मान लो। भाई मैंने 2 इसलिए माना ताकि इसका ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट जब निकाल रहा हूं, जब इसका मध्य बिंदु निकाल रहा हूं, तो इसका आधा आसानी से हो जाए। मैं 3 मानता तो आधा 1.5 होता, मजा ही नहीं आता उस चीज को, है ना। अब आ गया। एक ही डाउट मेन बचा है, और वो डाउट ये है कि जी पैरेलल कैसे, बात पे डिस्कस कर देते हैं। देखिए समझने का प्रयास करिएगा ये पैरेलल क्यों है, बता देता हूं। देखिए यार, इसको इससे मिला देता हूं मैं। तो एक बात बताओ यार, क्या ये बेटा अगर मैं इसके मिड पॉइंट को आपस में मिला दूं, तो मैं इसके मिड पॉइंट को आपस में मिला दूं, तो दोस्तों पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिला दें, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों पैरेलल होनी है। ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, इसमें तो किसी भाई को दो राय नहीं है। नहीं, अगर ये पूरी लेंथ 2 थी तो ये भी पूरी लेंथ 2 थी, तो ये लेंथ 1 आई, तो ये लेंथ भी 1 आई। तो मेरे बच्चों ये लेंथ है 1, ये लेंथ है भैया 1, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, अभी बताया। अब जरा दिमाग दौड़ा पाओ तो दौड़ाओ। अगर मैं इसको हटा दूं, ऐसे ही इसको हटा दूं, तो अगर आप यहां देखें दोनों केसेस में, तो ये दोनों ही ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो जाती हैं आपस में। आपका कैसे कोंग्रुएंट हो जाती है, देखिए साइड एंगल साइड, ये साइड तो कॉमन है, ऐसे ही साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड ऐसे एस लगा के कोंग्रुएंट हो जाती है। और अगर ये कोंग्रुएंट हो गई तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में कोंग्रुएंट है, तो हर चीज बराबर होगी, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होनी है, बराबर। तो भाई आपने एक चीज नोटिस करी, अब ये लेंथ इसके बराबर है ना, और ये लेंथ इसके बराबर है। तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो हमेशा ही आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो 100% उसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होनी है। वैसे भी अंडरस्टूड है कि ये भी पैरेलल, इसकी रोम्बस की साइड थी, ये भी रोम्बस की साइड थी, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी ही होनी, इसमें कोई संदेह वाली बात थी ही नहीं, आए ना। इसलिए ये पैरेललोग्राम होनी थी। और अगर ये पैरेललोग्राम होनी थी, तो आप इसके जब मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हुई, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल कैसे थी। क्लियर है, ये अपना सवाल था। हेडिंग डालो कॉन्ग्रुएंसी। वांग समता, क्योंकि पिछले वाले सवाल में कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत थी समझाने के लिए, जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता होती क्या है।
या हिंदी में इसका अगर अर्थ को लेके चलूं तो जिसका सर्व अंग समान हो, जिसका सर्व अंग समान हो वो सर्वांग सम कहलाती, यानी अंग अंग समान हो सर्वांग सम कहलाती। जैसे मैंने एक त्रिभुज ये बना दी, त्रिभुज ये दूसरी बना दी, तो सर्वांग सम का मतलब है कि हर एक चीज इनकी आपस में बराबर हो। मतलब ये साइड 5 है तो इसकी भी ये साइड 5 ही, अगर साइड 8 है तो ये साइड भी 8 हो, ये साइड x है तो ये साइड भी x हो, यानी हर चीज बराबर हो, हर अंग बराबर हो। सिमिलर में होता है रूप बराबर हो, सर्वांग सम में होता है रूप बराबर नहीं, सर्वांग सम कहता है हर चीज बराबर होनी चाहिए। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा। यानी अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी सारी चीजें बराबर है, तो उस स्थिति में वो समरूप तो होती ही होती है, सिमिलर तो होती ही होती है। अगर सर्वांग सम है तो सिमिलर होती ही हुई। इसीलिए सिमिलर का निशान तो होता है ये वाला, और कॉन्ग्रुएंट में दो बराबर के निशान और आ जाते हैं बीच में। ठीक है जी, अब इस पे क्या क्या सवाल बनते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल ये बनता है कि भाई सर्वांग सम कब कब कही जा सकती है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए जी, एस एस एस, एस से मेरा मतलब है साइड। जब ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ आपस में बराबर आ जाए तो भी मेरे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। क्या हो जाती है जी? कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, सर्वांग सम हो जाती है। दूसरी चीज, बिल्कुल एक बच्चे ने सही उत्तर दिया, कॉपी पेस्ट, जैसा है वैसा के वैसा। अब आगे देखिए, अब मुझे एक ट्रायंगल बनानी है, उसकी ये साइड की लेंथ है 10 और यहां पे भी मैं 10 ले लेता हूं। मैंने यहां 70 डिग्री कोण पे एक साइड की मतलब एक आर्क खींची, ये 70 डिग्री पे एक आर्क खींची, ऐसे यहां पे भी एक 70 डिग्री पे आर्क खींची। मान लो यहां से मैंने 80 डिग्री पे एक आर्क खींच दी और यहां से मैंने 80 डिग्री पे एक आर्क खींच दी, तो मेरे प्यारे बच्चों 100% जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी भी लेंथ आनी है, जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी भी लेंथ आनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल के बीच की कोई साइड, दो एंगल के बीच की साइड अगर आपस में बराबर आ जाए तो भी वो दोनों ही ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों दूसरा जो पॉइंट है वो ये, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी ये नहीं कि इसका ये कोण 80 डिग्री ना होके ये वाला कोण 80 डिग्री हो और फिर कहें जी क्या ये कॉन्ग्रुएंट है ना, फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एंगल साइड एंगल यानी दो एंगल के बीच की साइड सेट होनी चाहिए, तब वो बात बनती है, आया ना, तब वो मेरे भाई बात बनती है। अब आप कहें कि जी ये 70 है, ये 80 है, 8 7 15 तो ये 30 है, ये 30 है, तो देखो एंगल तो तीनों बराबर आ ही गए, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीनों, तो क्या कॉन्ग्रुएंट है? नहीं। कॉन्ग्रुएंट तब होगी जब एंगल साइड एंगल, आया ना, एंगल साइड एंगल होगी तभी मेरे भाई वो कॉन्ग्रुएंट होगी, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट होगी ही नहीं। पक्की बात है। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा पॉइंट ये कहता है राइट एंगल ट्रायंगल हो, साइड 5 हो, ये साइड 13 हो, ये राइट एंगल, ये 5 है, ये 13 है, ये राइट एंगल। बताइए जी क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगी? मेरे बच्चों इसका एक अपवाद राइट एंगल में आता है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों है? ये वाला नियम तो नहीं लगा कि एंगल साइड एंगल वाला, या साइड एंगल साइड वाला भी लगता है, साइड एंगल साइड वाला भी एक नियम रहता है कि भाई ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये साइड है 10, ये साइड है 12, ये एंगल है थीटा, ये 10 है, ये 12 है, ये थीटा, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड।
हाँ है ना। लेकिन इस वाले केस में राइट एंगल वाले में ये अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि ये साइड है, ये साइड है, इनके बीच का एंगल तो इक्वल दे ही नहीं रखा है, हमें ये थोड़ी पता ये कौन कितना है, ये कौन कितना है। लेकिन राइट एंगल में दूसरी प्रॉपर्टी लग के तीसरी साइड निकल जाती है, कौन सी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगी 12 12। तो अगर दो साइड इक्वल है तो तीसरी अपने आप बराबर आ जाती है राइट एंगल में। तो राइट एंगल के केस में इसका एक अपवाद है क्या, कि अगर राइट एंगल दे रखा है तो कोई भी दो साइड इक्वल हो तो भी कॉन्ग्रुएंट होती है, उसमें जरूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में ही कोई कोण बराबर आए। आए ना, मेरी बात समझ रहे हैं। राइट एंगल है तो कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, मतलब ये दोनों साइड है, इन दोनों साइडों के इक्वल आ गई तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो। करस्पॉन्डिंग साइड है मतलब इक्वल आ गई। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। बात और बताओ। मैं आपको कहूं कि यार ये साइड की लेंथ है 10, इस साइड की लेंथ है 10, एंगल है 80 डिग्री, एंगल है 50 डिग्री या 60 डिग्री, एंगल है 80 डिग्री, ये है 60 डिग्री। बताइए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं भाई बॉबी पल, ए ए ए नहीं होता, एंगल 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 से सिमिलरिटी होती, कॉन्ग्रुएंसी कभी नहीं होती, ध्यान रखना। अब बताइए कि दो एंगल इक्वल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो मेरे भाई होंगी, दोनों सर्वांग होंगी। क्यों होंगी? आप कहेंगे जी एंगल एंगल साइड तो कहीं नहीं लिखा हमने, बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन एक बात आओ, ये 80 है, ये 60 है, तो ये तो नेचुरल सी बात है 40 अपने आप आ जाएगा। तीनों का योग 180 होता है, ये 80 60 ये 40 आ गया। अब तो फिर वही थ्योरम प्रूफ हो गई, सेकेंड वाली, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यानी हम इसका अपवाद चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल एंगल साइड हो, है ना, या साइड एंगल एंगल हो, तो भी हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। यानी कोई दो कोण बराबर आ जाए और एक साइड इक्वल आ जाए तो भी वो दो ट्रायंगलें आपस में कॉन्ग्रुएंट होती। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क होता है बताता हूं भाई। आर्यन सक्सेना जी देखिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, रूप एक जैसा है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनकी हर चीज बराबर है, इनकी हर चीज बराबर है मेरे भाई, इनकी हर चीज बराबर है। बात समझ रहे हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हर चीज बराबर है, हूबहू है, फोटोकॉपी है, कॉपी पेस्ट है। और यहां सिमिलर है, सिमिलर का मतलब होता है जिनका रूप एक जैसा हो। इनका रूप तो एक जैसा है लेकिन ये सिमिलर नहीं है ना, सॉरी, रूप एक जैसा है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बराबर नहीं है। शेप एक जैसी है, यहां शेप एक जैसी होगी, यहां शेप साइज दोनों बराबर होंगे, शेप भी बराबर होगी और साइज भी बराबर। समझते हो ना बात को? अब आते हैं यहां से सवाल लेते हैं। यह एक स्क्वायर है, जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूं अपनी कॉपी में आप लिखते जाना बाद में। ए बी सी डी इसका एक स्क्वायर है, कोई पॉइंट है जी एफ, पॉइंट रखा है, कहाँ है पता नहीं, यहाँ कोई पॉइंट है ई, क्या पॉइंट है पता नहीं जी। डी एफ की लेंथ 6 है, ई बी की लेंथ 4 है, जी 6। देखिए
पॉइंट है जी जी। यार सी इज एंगल बाइसेक्टर एंगल डी सी जी। सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी सी जी। और एक यही होनी है। अगर मेरे बच्चों में इन दोनों ही एंगल, बात बहुत ही खूबसूरत ये मेरे बच्चों, मैंने आपको पूरा समय दिया सोचने का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो मैंने लिखी हुई थी। ये 90 डिग्री है, आप जानते हैं राइट एंगल बनेगा क्योंकि स्क्वायर है, हाँ है ना। अब एक बात बताइए कि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। ये साइड ए होगी तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए ही होनी है और ये साइड भी पूरी ए ही होनी है। अगर मेरे बच्चों में इन दोनों ही एंगल ट्रायंगल की बात करूं, इसकी और इसकी, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगी? देखिए, इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, हाँ है ना। इसका ये एंगल बाइसेक्टर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये सवाल ने दिया एंगल बाइसेक्टर। तो दो तो एंगल इक्वल हो गए और ये साइड दोनों में क्या होगी भैया? कॉमन होगी। ये साइड मेरे बच्चों दोनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो अभी थोड़ी देर पहले नियम लिखवाए थे हम तुमको, बहुत ही पहले लिखवा दिए क्या? हाँ, कि दो एंगल और एक साइड इक्वल आ जाए तो समझिए वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। दो एंगल और एक साइड इक्वल आ जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। बात हम तुमको बताए थे भैया थोड़ी ही देर पहले। अगर बात ऐसी है तो इसका लो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मेरे भैया। अच्छा भैया, हाँ है ना। ये तो बहुत शैतानी कर रहा है, हाँ है ना। अब एक बात समझो, अगर हम इस लाइन को हटा दे रहे हैं, समझ तो गए ना काहे कॉन्ग्रुएंट होगी? क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन हो गई। किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनकी हर चीज बराबर होगी। ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या होगी? ए, पक्का। ये साइड कॉमन हो गई। अब यहां थीटा के सामने वाली साइड 6 है तो इसमें थीटा के सामने वाली ये साइड की लेंथ भी क्या होनी भैया? 6। यहां तक किसी भाई को आपत्ति हो, दिक्कत हो तो खुल के बताए, वरना आगे बढ़ जाए। अब आगे कैसे बढ़े समझिए। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तुम कहोगे देखिए सर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आप कहें जी कैसे? आप कहें देखिए सर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 ये 90 हो गया, मान ली बात सर। ये साइड ए है, ये साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ ए है सर, मान ली। और ये दोनों ही ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। भाई इस वाली ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस ये है और इस वाली त्रिभुज का भी हाइपोटेनियस ये है, हाँ है ना। दोनों ही त्रिभुजों का विकर्ण यही है। और मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल में ये अपवाद रहता है, कोई भी दो साइड बराबर आ जाए तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और आप देखें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड दोनों में कॉमन है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये साइड 4 है तो बाबू ये साइड भी कितनी होगी 4। इसका मतलब भैया ये लेंथ आ गई 4। बस इतना ही सवाल था, आगे तो कुछ दम ही नहीं है सवाल में। एक बार इतनी बात समझ लो फिर आगे बता देते तुमको। अब पता ये बातें कब समझ में आएंगी करमवीर भाई? राम राम तो ठीक है तेरी, लेकिन ये समझ तब आएगी जब इनकी एक एक फिगर को खुद बनाओगे। नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगी बात है। अब ये देखिए 6 और 4, ये पूरी साइड की लेंथ हो गई 10, आए ना? इस पूरी साइड की लेंथ हो गई 10। या ये साइड की लेंथ है 10, आए ना? अब मैं जानता हूं कि ये लेंथ अगर a है, ये 4 है तो ये a-4 होगी। ये लेंथ मेरी a है, ये 6 है तो ये a-6 होगी। भाई ये a-6 है, ये a-4 है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2। इन दोनों का डिफरेंस आया 2। तो देखिए कोई ट्रिपलेट ऐसा है जो आपने ऐसा पढ़ा हो कि जिसकी बड़ी साइड 10 हो और उन बाकी दोनों साइडों का डिफरेंस 2 है, तो आप कहेंगे जी 6 8 10 है ना, पढ़ा है ना। 10 सबसे बड़ी साइड है, 6 और 8 का डिफरेंस 2 आया, हाँ है ना। इसका मतलब 100% ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी 8, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी 6, है ना। अगर ये लेंथ 6 है तो इसका मतलब ए की लेंथ कितनी होगी 12, क्योंकि 12 में से 6 गया 6 आया, और 12 में से 4 गया 8, यानी ये लेंथ होगी 8, ये लेंथ होगी 6, और ये आ गई 10। आप कहे जी ऐसे ना निकाल पाए तो बाबू अगर तुमको ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर राइट एंगल का फार्मूला लगाओ, क्या कि जी a-6 का होल स्क्वायर प्लस a-4 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 10 का वर्ग। यहाँ से सोल्व करके आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ऐसे निकालनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपको याद है कि इनका डिफरेंस 2 है, ये 10 है, तो इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी ये मेरी होगी 8 और ये मेरी साइड होगी 6। आपका ये 6 क्यों लिए? क्योंकि बड़ी चीज घटाओगे तो छोटी वैल्यू बचेगी, छोटी चीज घटाओगे बड़ी वैल्यू। अब ये साइड 8 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी आ गई 12। यहाँ से देखोगे 6 6, ये लेंथ कितनी आ गई 12। तो स्क्वायर की साइड की लेंथ अगर 12 है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 144। दैट इज योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट योर आंसर। पक्का? विकास शर्मा जी बहुत बढ़िया, 8 6 10। तुमको बता देते भी तो कैसे, तुम यकीन करते भी नहीं तो क्या करते। देख तुम नाम रखे हम इसका, है ना। साथ में एक चीज और भी दे रहा है कि B इज ट्वाइस ऑफ C। एंगल B जो है इट इज ऑल्सो द ट्वाइस ऑफ एंगल C। एंगल B इज ट्वाइस ऑफ एंगल C, AB इक्वल्स टू CD। B और CD भी आपस में बराबर है। लगाइए दिमाग। मनीष शर्मा आप कहाँ रहने में पढ़ो ये वाला कौन 12 है यार। दोस्तों बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही विचित्र सवाल है। कह रहा जी एंगल बाइसेक्टर है। कह रहा भैया एंगल बी जो है वो सी का डबल है, यानी अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं और सी को अगर मैं अल्फा ले लूं तो ये वाला कोण 12 है, ऐसा सवाल ने कहा है। तो भैया इसको मैं मान ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए अल्फा, तो ये एंगल 2 अल्फा हुआ। अगर ये 2 अल्फा हुआ तो एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा और अल्फा हुआ। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत है? नहीं। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताए। अब मैं इस वाले एंगल को पूरे को 2 थीटा मान ले रहा हूँ, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा है ना। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं? अब जरा बात सुनो, मैं यहाँ 2 ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ एक ट्रायंगल ले रहा हूँ भाई ए बी ई। अगर ए बी ई की बात करूं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा डिग्री है, ये वाला एंगल 2 थीटा है। अब बात करते हैं जी यहाँ। अच्छा एक चीज और भी नोटिस करी होगी आपने, क्या
अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ इस वाली ट्रायंगल की बात, पर वो तो नहीं आ रहा, ठीक है दिखाई दे रहा, बी ई बराबर होगी ई से के। इस बात को भी समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, यानी ए बी डबल डंडे वाली, सी डी डबल डंडे वाली बराबर है। ये प्रूफ दे रखा है क्वेश्चन। दूसरी बात, बीई और ईसी बराबर है, ये सिंगल डंडे से डिनोट कर देते हैं जी, बीई और ईसी बराबर आ गए, ये सवाल ने डिनोट कर दिया। तो गौर से देखिए यार, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, और अगर मेरे बच्चे कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हर चीज इनके आपस में क्या होगी, बराबर होगी। हर चीज बराबर होगी तो इसकी अल्फा के सामने वाली साइड ये तीन डंडे वाली, तो यहाँ अल्फा के सामने तीन डंडे वाली, ये तीनों ही, ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी, यानी ए ई 100% बराबर होगी किसके, ई डी के। किसी भैया को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो खुल के मुझे अपनी बात बताए, वरना आगे बढ़ जाए। समझिए कि एई और ईडी की लेंथ बराबर है। अगर बेटा एई और ईडी की लेंथ आपस में बराबर है, इन दोनों साइडों की लेंथ बराबर है, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये थीटा है तो बाबू ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। और ईडीसी कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो यहां देखिए कि डबल एंगल, सॉरी सिंगल एंगल के सामने वाली साइड कितना एंगल निकालना है, तो यहाँ सिंगल एंगल के सामने वाला 2 अल्फा, तो ये भी क्या होगा, 2 अल्फा होगा। सॉरी ए था 2 थीटा, सॉरी अच्छा ठीक कह रहे हैं, ए था 2 थीटा, ये वाला एंगल था 2 थीटा, ये था 2 थीटा, थीटा थीटा 2 थीटा, तो ये वाला कोण भी आ गया 2 थीटा, आया ना। सॉरी ए 2 थीटा होगा, मैंने गलत अल्फा लिख दिया, तो ये वाला एंगल मेरे भाई कितना आ गया, 2 थीटा हो गया। यहां से समझ समझ के बनाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट सोच सोच के चलना पड़ेगा, तब जाके बातें क्लियर होंगी, ऐसे। अब एक बात बताया, अगर आपको इतनी बात समझ आती है, मैं अब सारी बातें हटाता हूं और धीरे धीरे समझाता हूं। प्लीज बताओ, बाकी मारो दुनियादारी के गोली। एक बात बताओ, ये पूरा कोण थीटा जमा 2 थीटा कितना बना, 3 थीटा बना। ये कोण कितना है, 2 अल्फा, ये कोण कितना है, थीटा। तो 2 अल्फा प्लस थीटा, इन दोनों एंगल का सम इस एक्सटर्नल एंगल के बराबर होना चाहिए। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोण सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, तो ये 3 थीटा है पूरा कोण, तो ये 3 थीटा के बराबर होगा। जब सोल्व करने लगोगे थीटा से थीटा, तो आप देखोगे कि 2 अल्फा बराबर आएगा 2 थीटा और अल्फा बराबर आएगा थीटा, यानी अल्फा और थीटा दोनों आपस में बराबर आ गए। अगर अल्फा और थीटा आपस में बराबर है तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये कोण कितना है, थीटा। तो ये थीटा थीटा 2 थीटा, ये 2 अल्फा और ये अल्फा, ये 2 अल्फा और अल्फा 3 अल्फा, और थीटा को हम अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा यहाँ हो गया, 2 अल्फा यहाँ हो गया, कितना हो गया, 4 अल्फा और 1 अल्फा यहाँ, 5 अल्फा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो बाबू अल्फा की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, हाँ है ना।
अगर अल्फा की वैल्यू 36 डिग्री है तो आपसे पूछा एंगल बी बताइए, और एंगल बी क्या है 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 36 है तो 36 दूनी 72 डिग्री हो गया। तो आपका आंसर हो गया मेरे भाई 72 डिग्री। किसी भैया को यहाँ तक कोई आपत्ति हो, दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो, बात तो बताए, खुल के बताए अपनी बात। एंगल बी की जो वैल्यू है वो आ गई 72। कितनी आ गई जी 72। मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी, आगे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। हाल है मेरे बच्चों, दीपक, अरुण यादव, जोनी मोरल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सबको भाई, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग। तो यार जहाँ थे हम उससे आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को सीखते हैं। आप ये मत सोचा करिए ज्योमेट्री में कि अरे इतना सारा करा